नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। छत्तीसगढ़ में मतदान का काउंटडाउन आरंभ हो चुका है। शुक्रवार को मतदान है और पहले मतदान बाद में जलपान का आग्रह TV6 न्यूज नेटवर्क भी आपसे करता है। आप चाहे किसी भी विचारधारा को हों, वोट जरूर करें और साथ में TV6 न्यूज नेटवर्क के कार्यक्रमों को YouTube पर देखें। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के डिबेट में हमारे दो खास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मुक्तिबोध और फायर ब्रांड, इसलिए कहूँगा फायर ब्रांड जर्नलिस्ट, तेवर में रहते हैं, आवेश तिवारी। तो स्वागत है आप दोनों का। कल दूसरे चरण में जो कांग्रेस किस तरह से अपना फील्डिंग कर रही है, इस बारे में आवेश जी थोड़ा बताएं हमें। बहुत महत्वपूर्ण है दूसरा चरण, और पहले चरण के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार युद्ध में काफी तेजी लाई और उसी के क्रम में कांग्रेस पार्टी ने भी अपने दांव पेच खोले। एक बड़ी घोषणा 15,000 रुपए महिलाओं को देंगे, वो पहले चरण के बाद उसको उन्होंने घोषणा की इस बात की कि हम एक नई चीज जुड़ी उनके घोषणाओं में। दूसरी बात कि ये जो क्षेत्र है अब जहां मतदान होने हैं, उनमें दो तरह के हिस्से हैं। सरगुजा है जहां पे कि आदिवासी सीटें भी हैं और जशपुर का इलाका भी है। दूसरी तरफ एक मैदानी इलाका भी है, अर्बन सबअर्बन वोट भी इसी फेज में पड़ने हैं, रायपुर शहर के वोट पड़ने हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ का चुनाव जो है पुष्प रंजन जी, देश के अन्य राज्यों के चुनाव की तुलना में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। आप कल्पना करके देखिए कि फर्स्ट फेज में 76% मतदान हुआ, जबकि वो आदिवासी क्षेत्रों का मतदान था। माने कि आज के वक्त में जो अर्बन या सब अर्बन कॉन्स्टिट्युएंसीज है लोकसभा या विधानसभा की, वहां पर इतना ज्यादा प्रतिशत वोट बहुत कम देखने को मिलता है। और दूसरे फेज में भी, क्योंकि पिछली बार का मुझे याद है कि ओवरऑल वोट परसेंट भी 74-75% के आसपास था, मुझे लगता है भारी मतदान होगा, यह तय है। बात मुद्दों, थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ आवेश जी। एक रिपोर्ट हमारी यहाँ से तैयार की गई है कि कहाँ कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर मतदान की प्लानिंग है, उसको देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 20 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। बाकी 22 जिलों की 70 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल 3 जनवरी 2024 को खत्म होगा। पिछला विधानसभा चुनाव नवंबर 2018 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। शुक्रवार को होने वाले मतदान की तैयारियों के बारे में अधिकारियों ने बताया कि राजिम जिले के नक्सल प्रभावित बिंद्रानवागढ़ विधानसभा सीट के 9 मतदान केंद्रों को छोड़कर सभी 90 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक है। नक्सल प्रभावित 9 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। चुनाव अधिकारी ने बताया कि बिंद्रानवागढ़ सीट के जिन मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी, वे कामर भौदी, आमामोरा, ओड़, बड़े गोबरा, गौवर गांव, गरीबा, नागेश, सहबिन का छार और कोदोमाली है। अधिकारियों ने बताया कि इन मतदान केंद्र क्षेत्रों में चुनाव प्रचार दोपहर के बाद 3 बजे और अन्य स्थानों पर शाम 5 बजे समाप्त हो गया। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 958 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनमें 827 पुरुष, 130 महिला और 1 उम्मीदवार तृतीय लिंग का है। अधिकारियों ने बताया कि दूसरे चरण के मतदान के दौरान राज्य के 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 81,41,624 पुरुष मतदाता, 81,72,171 महिला मतदाता तथा 684 तृतीय लिंग मतदाता शामिल है। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 700 संगवारी मतदान केंद्र है जहां सिर्फ महिला मतदान कर्मी ही पदस्थ रहेंगी। अधिकारियों ने बताया कि दूसरे चरण में सबसे ज्यादा 26 उम्मीदवार रायपुर शहर पश्चिम में है, जबकि सबसे कम 4 उम्मीदवार डोंडी लोहारा सीट पर है। जी, एक और चीज, दूसरे चरण में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं पाटन सीट से, राज्य विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत हैं सक्ती से, उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव अंबिकापुर से हैं, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग ग्रामीण से हैं और रविंद्र चौबे साजा सहित
राज्य के 8 मंत्रियों के भाग्य का फैसला इस बार होने जा रहा है। ये दूसरा चरण जो है, अंतिम चरण इसे हम कहेंगे। दूसरी ओर भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव तोमरी सीट से, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जांजगीर चांपा से, केंद्रीय जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह भरतपुर सोनहत एसटी सीट है वहाँ से, सांसद गोमती साय पत्थलगांव एसटी सीट है वो भी, वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण से लड़ रहे हैं, अजय चंद्राकर कुरुस से हैं और पुन्नालाल मोहिते मुंगेली दूसरे चरण में ये लोग प्रमुख उम्मीदवार हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि ये बड़े चेहरे हैं और इनके भविष्य की बात है, कहाँ तक ये लोग इस मैदान में खरा उतरेंगे उम्मीदवारों की नज़र से। जी आवेश जी, अपनी बात कहिए जरा। देखिए, इनमें से एक जो नाम है, बड़ा नाम, वो विपक्ष से भाजपा की बात अगर हम करते हैं तो बृजमोहन अग्रवाल का इनकी कंस्टिट्यूएंसी रायपुर साउथ है और ये लगातार जीतते रहे हैं 7 बार के, और बड़े मानिंद विधायक माने जाते हैं जिनका सभी सम्मान करते हैं, और ये मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से रहे हैं लंबे समय से। अब तमाम परिघटनाएं ऐसी घटी कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। रायपुर साउथ में मिजाज इस बार बदला हुआ लग रहा है। संभव है, मैं बता नहीं सकता बतौर जर्नलिस्ट की क्या होगा, लेकिन पहली बार बृजमोहन अग्रवाल मैं उनका पूरा राजनीतिक जीवन देख रहा हूं, इस चुनाव में बहुत गुस्से में, बहुत उग्र नजर आए। यहाँ तक कि मतदाताओं के साथ भी उनकी नोक झोंक हुई। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से बृजमोहन अग्रवाल नाराज हो रहे हैं। जहां तक कुरूद सीट का सवाल है, अजय चंद्राकर बहुत लगातार विधानसभा में बहुत फायर ब्रांड नेता रहे हैं। कुरूद सीट में अजय चंद्राकर के तेवर पिछले बार जैसे नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि हो सकता है कि वो थोड़े कम या थोड़ी ज्यादा मार्जिन से जीत जाए। दूसरा, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, एक कम से कम मंत्री के हारने की स्पष्ट सूचना है कि वो बहुत कमजोर साबित होते दिख रहे हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में। तो ये तय है कि इनके एक मंत्री जो कि अमरजीत भगत है सीतापुर से, वहां से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं जो चल रहा है वहां पे। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी ने अभी फिलहाल जो बड़े अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, या बीजेपी में जो अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, जिनमें कि तो रमन सिंह के जो चुनाव क्षेत्र है राजनांदगांव, वहां पर फर्स्ट पेज में वोटिंग हो चुकी है। बाकी जो पुन्नूलाल मोहले हैं और धर्मजीत भगत हैं और तमाम नेता जिनका आपने नाम लिया, या कांग्रेस पार्टी के, उनकी सीट सेफ सीट मानी जा रही है, और लगभग मुझे लगता है जिनके आपने नाम लिए वो जीतेंगे। देखिए, एक चीज पुष्परंजन जी बहुत स्पष्ट है, इस बार छत्तीसगढ़ में कोई हिंदुत्व की धारा नहीं चल रही। छत्तीसगढ़ में मतदान जो है वो छत्तीसगढ़िया अस्मिता के सवाल पे हो रहा है कि कौन छत्तीसगढ़िया अस्मिता की रक्षा करेगा। दूसरी बात, किसान का सवाल, आदिवासी का सवाल, छत्तीसगढ़ में ये बहुत खुशी की बात है किसी लोकतंत्र के लिए कि आज भी छत्तीसगढ़ में खेती किसानी के ऊपर मतदान होता है। यहाँ पर कर्ज माफी की घोषणा कांग्रेस को करनी पड़ती है और बार बार वो याद दिलाती है कि देखो हमने कर्ज माफी की है। एक चीज और जोड़ दूं आखिर में अपने बात के क्रम में, पिछले 9 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नैरेटिव पर काम कर रही है। हमेशा कांग्रेस जो है बीजेपी के नैरेटिव, जो कट्टर हिंदुत्व की धारा है, या तो उसके खिलाफ बोलती थी या उसके भीतर जाकर के लड़ती थी। इस बार ऐसा नहीं है। भाजपा को कांग्रेस के बनाए नैरेटिव्स पर किसानों की बात करनी पड़ रही है, आदिवासियों की बात करनी पड़ रही है, शिक्षा की बात करनी पड़ रही है, और ये अच्छे संकेत हैं और छत्तीसगढ़ को अलग बनाते हैं, इस चुनाव को अलग बनाते हैं। अच्छे संकेत हैं यानी कांग्रेस के लिए। दिवाकर मुक्तिबोध जी, कहाँ आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या कांग्रेस से बहुत तेज रफ्तार में है और बीजेपी बैकफुट पर है? आप क्या समझ रहे हैं इन चीज़ों को देखते हुए? जो कुछ कहा मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ। मुझे लगता है कि ये चुनाव 2018 चुनाव जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके मुकाबले थोड़ा भिन्न है, क्योंकि जो आक्रामकता अचानक भारतीय जनता पार्टी में आई है उस वजह से चुनाव थोड़ा दिलचस्प हो गया है और निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए थोड़ी सी कठिनाई पैदा हो गई है। ये बात भी सच है कि 2018 का चुनाव बिल्कुल अलग तरह का चुनाव था, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन के खिलाफ
एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त थी। स्वयं मुख्यमंत्री की छवि खराब हो चुकी थी और उसका पूरा का पूरा फायदा जो है वो कांग्रेस को मिला और कांग्रेस के घोषणा पत्र ने तो दहलगा मचा दिया। तो ये हम मानते हैं कि 2018 के चुनाव की तुलना में ये चुनाव जो है थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी जिस तरह से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र लाया हुआ है, जिस तरह से घोषणा पत्र के मामले में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे है, और यदि हम ये माने कि घोषणा पत्र का कुछ न कुछ मतदाताओं पर असर होता है, तो मैं मान के चलता हूँ ये असर निश्चित रूप से इस चुनाव में भी नजर आएगा। जी, थोड़ी देर के लिए हम कांग्रेस वार रूम को भी देख लेते हैं कि किस तरह से कांग्रेस वार रूम पूरी रणनीति को अपने इर्द गिर्द रख के और आगे बढ़ रही है। आइए हम आपको कांग्रेस के वार रूम की सैर कराते हैं। लगभग 6 महीने पहले यह वार रूम अस्तित्व में आया। लगभग 300-350 लोगों की टीम यहाँ पे 24 घंटे काम कर रही है और आप देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी एकदम नए तौर तरीकों से सोशल मीडिया पर अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है। चुनाव प्रचार कल थम चुका है, लेकिन कांग्रेस के वार रूम में सरगर्मी बढ़ गई है। ये आपको जो मैं दिखा रहा हूँ वो केवल एक हिस्सा है जहाँ पे सोशल मीडिया की टीम काम कर रही है। इसके अलावा मीटिंग्स के लिए अलग जगह बनी हुई है और तमाम डेलीगेट्स कांग्रेस के बड़े नेता जहाँ पे चर्चा करते हैं उसके लिए एक अलग स्पेस है। एक स्पेस है जहाँ पर कॉल सेंटर्स बनाए गए हैं और इसकी चर्चा दरअसल है क्या कि मैंने पहली बार देखा, मैं कई चुनावों से देख रहा हूँ, पहली बार कांग्रेस पार्टी का वार रूम बीजेपी के वार रूम से बेहद उन्नत है और बेहद आधुनिक किस्म का बना हुआ है। शहर के बीचों बीच बसे इस वार रूम की चर्चा आज पूरे छत्तीसगढ़ में है और जो टीम मेंबर्स हैं, चूंकि उन्होंने अपना नाम न बताने का फैसला किया है, मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं और जिसके बल पर, जिसके दम पर 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। आपको बता दूं कि जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, जितनी भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी इस चुनाव को लेकर स्ट्रेटजी तैयार की है, वो सारी की सारी इसी वार रूम में तैयार हुई है और आज मुख्यमंत्री भी यहाँ पर कई बार आ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का इस वार रूम में लगातार दौरा हो रहा है और वो अपने इन कार्यकर्ताओं का, ये पूरी टीम है, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं। ये कुछ इसमें से ज़्यादातर लोग छत्तीसगढ़ के हैं, लेकिन उसके अलावा देश के तमाम। आवेश जी, कांग्रेस की कमियों की बात भी कर लिया है कि कांग्रेस अगर कहीं पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है, किस तरह की कमियां हो सकती हैं कांग्रेस में। थोड़ा उस प्लस तो बहुत बात हो चुकी है, दिवाकर मुक्तिबोध जी भी प्लस की बात कर रहे हैं, आपने भी बहुत सारे प्लस गिनाए, कांग्रेस के माइनस की बात क्यों ना करें? कहाँ कमजोर है किला? बिल्कुल कांग्रेस की कमजोरी साफ साफ दिख रही है, दिवाकर जी को भी नजर आ रही होगी। दरअसल है क्या कि कांग्रेस में, मैं ये शायद 2018 के चुनाव में नहीं था, उत्तर प्रदेश में भी नहीं दिखा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। एक किस्म का जो टॉप लेवल पे अनार्किज्म है वो साफ नजर आता है। माने आप सोचिए कि ये जो छत्तीसगढ़िया अस्मिता का सवाल पैदा हुआ, जिस पर मैं बात कर रहा हूं कि मतदान हो रहा है, उसका निर्माण निसंदेह भूपेश बघेल ने किया, जैसे भी किया, जितने भी सफल रहे उसमें। लेकिन इस चुनाव के 6 महीने पहले से कांग्रेस पार्टी की जो टॉप लीडरशिप जो दिल्ली से आई हुई है, उसने भूपेश बघेल को एक किनारे कर दिया और उनको ये लगने लगा, ये भ्रम हुआ कि कांग्रेस पार्टी ही खुदा है, कांग्रेस पार्टी के नाम से ही ये चुनाव हम जीत सकते हैं। जो भरोसे की सरकार, भूपेश सरकार का नारा लगाया जा रहा था, अचानक अखबारों से हटा और उसकी जगह शुरू हो गया भरोसे की सरकार, कांग्रेस सरकार। आपको बताऊं, अभी मेरी बात हो रही थी बिलासपुर के हाई कोर्ट के एक वकील से, उन्होंने कहा कि सर स्थिति यह है कि सरगुजा में, बिलासपुर के तमाम इलाकों में जो कांग्रेस को वोट मिल रहे हैं वो तो मिल रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल जी के नाम से कम 10 से 15% वोट भी पड़ रहे हैं, ये सच्चाई है। माने आप, इतना दिन बीत गया, कल राहुल गांधी ने अपने चुनावी भाषण में पहली बार कहा
जिक्र किया बात बात में कि भूपेश बघेल जी, आपसे दरख्वास्त है कि आप जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं, आप पहला काम किसानों की कर्ज माफी पर हस्ताक्षर करिएगा, जिससे एक वो हुआ। दूसरी तरफ क्या ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस में हुआ पुष्परंजन जी, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक आंध्र प्रदेश से बिहार आप बुलाया, पुरंदेश्वरी को बिहार से बुलाया, नितिन नवीन को, ओम माथुर चले आए राजस्थान से। 5 साल तक बाहर के लोग यहाँ के भाजपा पर शासित रहे प्रभारी बनकर के। चुनाव से पहले तक नड्डा ने बयान दे दिया कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कमल के फूल को आगे रख के लड़ा जाएगा। अचानक जैसे ही चुनावों की घोषणा हुई, पूरा चुनाव स्थानीय नेताओं के सुपुर्द कर दिया। रमन सिंह, ब्रिजमोहन और सारे लोगों को टिकट भी दे दिया, जिनमें तमाम लोगों को लग रहा था टिकट नहीं मिलेगा। तो इसका बड़ा असर पड़ा है, इसका बहुत वो हुआ। और इन लोगों को, नेताओं को डर लगता है भाजपा के कि अगर मान लीजिए चुनाव हार गए तो उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने तो अपना नाम वापस खींच लिया। यह सच्चाई है। एक चीज, एक इसी में एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ इसी के हवाले से। कुमारी शैलजा हैं प्रभारी इस समय कांग्रेस की, वहाँ जो चुनाव सारा कुछ हो रहा है, उनकी रणनीति को आप किस तरह से देखते हैं? वो कितना समझ पाई हैं छत्तीसगढ़ के कल्चर को, वहाँ के लोगों को, लोगों की मानसिकता को, अपने वोटर्स की जो चाहना है उसको कितना वो पकड़ पाई हैं? थोड़ा इस बारे में जानकारी दे सकते हैं आप क्या? जी बिल्कुल दे सकते हैं, और मेरा बिल्कुल ये बात खुले तौर पे कहना है कि बिल्कुल नहीं समझ पाई है। कल मैं आश्चर्य कर रहा था कि IVR पे मेरे मोबाइल पे, सेलफोन पे करीब 5 कॉल आए और कुमारी शैलजा का नाम दिखाया है उसमें कि कुमारी शैलजा जी कॉल कर रही हैं। आप बताइए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में इतनी महिला नेता है, आदिवासी नेता है, वो ना अपील करके शैलजा वोट की अपील कर रही है कांग्रेस को। कौन जानता है कुमारी शैलजा को भाई? यहाँ पे कौन नहीं जानता कि हरियाणा में आपकी वजह से कितना विवाद हुआ, क्या हुआ? वहां पे तो कांग्रेस एकदम निष्पाय हो गई थी, और आप कौन सी टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हैं? तमाम मामलों में तमाम जिद करके तमाम बातें ऐसी हुई हैं जो मीडिया में कुछ तो आई, कुछ तो बिल्कुल नहीं आई। लेकिन निसंदेह उसने कांग्रेस पार्टी के मनोबल, और तो टेम्पो होता है, देखिए हर इलेक्शन के पहले पार्टी टेम्पो बनाता है, जिसका जिक्र दिवाकर जी कर रहे थे कि भाजपा आक्रामक हुई। निसंदेह आक्रामक है भाजपा 2018 से पहले। 2018 के बाद में ऐसी आक्रामकता नहीं थी जैसी आक्रामकता अभी दिख रही है। सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। वो शैलजा ने वो टेम्पो को, पहिए में को पंचर कर दिया, ये सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन भूपेश बघेल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कांग्रेस के अन्य नेताओं ने कोशिश की, और एक बड़ा रोल रहा प्रियंका गांधी का। राहुल गांधी जी आते हैं, भाषण करते हैं, अजी के स्तर पर तमाम बातें कहते हैं, अडानी की बात करते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल जो होना चाहिए अप्रोच इलेक्शन लड़ने का, प्रियंका गांधी की स्वभाव से बहुत असर पड़ा है, और तमाम कमियों पे वो हुआ है। दिवाकर मुक्तिवेद जी, दो चेहरे जी। दोनों दलों के, उसको लेके हम आना चाहते हैं। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री बघेल तो सर्वव्यापी हैं वहाँ पर, उन्होंने अभियान में लीड लिया इन लोगों ने। दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसमें भाजपा की तरफ से मोदी जी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी, इन्होंने काफ़ी प्रचार किए। और घोटाले का मामला हो, चाहे धर्मांतरण तुष्टीकरण का मामला हो, ये सब सवाल भी उठाए। कौन इफेक्टिव रहा? मतलब कि इन चेहरों की वजह से चुनाव की दिशा बदली क्या, या इन नेताओं ने कुछ ऐसा प्रभावित किया वहाँ मतदाताओं को? कुछ बताएंगे आप? देखिए, ये जो चुनाव है, मैं ये मानता हूँ, ये चुनाव जो है नरेंद्र मोदी, अमित शाह वर्सेस भूपेश बघेल, इनके खिलाफ लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेताओं का अपना नाम लिया, मंत्रियों का नाम लिया, प्रभारियों का नाम लिया, वो सारे के सारे छत्तीसगढ़ में आए, स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने जनसभाएं ली, आरोप लगाए भूपेश बघेल सरकार पर, खुद भूपेश बघेल पर। और वैसे ही उसका प्रत्युत्तर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे और दूसरे जो नेता हैं उन्होंने दिए। तो लेकिन मेरा अपना ही ख्याल है कि ये जो छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी दरअसल मोदी और शाह के चेहरे पर लड़ रही है। हालांकि उन्होंने टिकट दिए, पार्टी ने टिकट पुराने नेताओं को जरूर दिए प्रदेश के,
लेकिन असली चुनाव, असली चेहरा जो है मोदी जी का है और असली चेहरा भूपेश बघेल का है। मैं ये कहता हूँ भूपेश बघेल वर्सेस नरेंद्र मोदी, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ का एक मुख्यमंत्री इस तरह से जिसने अपनी छवि कुछ इस तरह से बना रखी है पूरे प्रदेश में कि उसको चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को 7-7 बार 8-8 बार यहाँ चुनाव दौरा करना पड़ रहा है और जनसभाएं लेनी पड़ रही है और कांग्रेस को कॉर्नर करने की, भूपेश बघेल पर आरोप लगाने की जरूरत पड़ रही है। आरोप भी ऐसे जरिए जिसका कोई अता पता नहीं है। मैं महादेव ऐप की बात कर रहा हूँ, ईडी की बात कर रहा हूँ, जिसमें भूपेश बघेल पर 506 करोड़ रुपए की कमीशन खोरी का इन्होंने आरोप लगाया है। पर मेरा अपना ये ख्याल है कि छत्तीसगढ़ में ये चाहे जो भी आरोप लगाए, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा मुझे नहीं लगता कि वो कोई काम करेगा या कोई असर डालेगा। मुख्य असर यही है कि छत्तीसगढ़ में विकास का मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी पास केवल भ्रष्टाचार का मुद्दा है, धर्मांतरण का मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा है। लेकिन मैं कहूँ कि हिंदुत्व का मुद्दा भी भूपेश बघेल ने उनसे छीन लिया। हम देखते हैं कि राम रमन पर गोबर नरवा गरवा गुरु, यानी मेरा कहना यह है कि भूपेश बघेल ने जिस समय राज्य की बागडोर संभाली कांग्रेस के नेतृत्व में, उसके बाद में उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व के लाइन पर चलना शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि पिछले 5 साल में उन्हें दूसरा बड़ा काम किया, उन्होंने अपनी छवि एक ग्रामीण व्यक्ति की बनाई, एक किसान की बनाई, तो एक ठेठ छत्तीसगढ़ के बनाए। और छत्तीसगढ़ की छवि बनाने के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ के जितने लोग त्योहार थे, जितने फेस्टिवल्स थे, जी उसके सारी की सारी छुट्टियां देना, राज्य स्तर पर उसे मनाना, सीएम हाउस में बुला के मनाना, महिलाओं के जो सबसे बड़ा त्योहार होता है महिलाओं के यहाँ, उसको मनाना राज्य स्तर पर, और सीएम खुद उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिप्टी सीएम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मंत्रिमंडल के तमाम मंत्रिमंडल उसमें शामिल होते हैं। मेरा मतलब कहने का आशय ये है कि भूपेश बघेल की छवि सबसे बड़ा कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, और खुद रमन सिंह ने ये कहा है कि हमारी चुनौती भूपेश बघेल से। जी, जिस तरह से दिवाकर जी आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि भूपेश बघेल कहीं ना कहीं एक उस कद के नेता हो चुके हैं जहां की केंद्रीय आला कमान भी थोड़ा कमज़ोर साबित हो रहा है। कमज़ोर इस मायने में कि एक होता है ना कि निर्देश देना या कोई चीज़ कहना कि आप चलो हमारे लाइन पे, हम जैसे बता रहे हैं उस तरह से चुनाव अभियान को आगे बढ़ाओ। तो भूपेश बघेल के अपने तरीके लगता है कि उसमें ज़्यादा हावी हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बड़ी चुनौती इसलिए बन गए हैं, 4 रैलियाँ, दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने 4 रैलियाँ की। बहुत सारे सवाल, ईडी भी लड़ रहा है, एक तरह से चुनावी लड़ रहा है ईडी, जिस तरह से वहाँ एक्टिव हो गया और काफ़ी दूसरी एजेंसियाँ भी एक्टिव हो गई। तो वो सब देख के लग रहा है कि एक के बाद एक करके वो चीज़ें फेल करती चली गई और चुनाव में मुख्य मुद्दे हावी हो गए। आवेश जी इसे किस दृष्टि से देखते हैं? मोदी फैक्टर कितना धूमिल होता जा रहा है पूरे चुनाव परिदृश्य में? जी देखिए, मोदी फैक्टर सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, बड़ा उदाहरण कर्नाटक का सामना है। कर्नाटक आपके सामने है, हिमाचल में भी आपने देखा। दरअसल है क्या, एक बहुत हद तक मुझे लगता है कि जब का इन्होंने जो खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली जो महिलाओं के आरक्षण के दौरान, और उसके बाद ओबीसी या रिजर्वेशन का जो मुद्दा उठा, उससे बहुत हद तक हिंदुत्व का मुद्दा ट्रांसफर हो गया, पूरी तरह से शिफ्ट हो गया। और अब क्या है, आप कल्पना करके देखिए पुष्परंजन जी, पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में आदिवासियों का धर्मांतरण कराया गया। ये घोषित तौर पर संघ मानता भी है और भाजपा कहती भी। पूरे चुनाव में एक बार भी न इनके घोषणा पत्र में, इनकी गारंटी में, मोदी की गारंटी में, न कहीं पे धर्मांतरण को लेकर के अपनी पीठ नहीं ठोकी भाजपा ने। कांग्रेस ने भी राम वनगमन पथ को लेकर के अपनी पीठ नहीं ठोकी, और इन्होंने भी धर्मांतरण के मुद्दे पर अपनी पीठ कहीं भी नहीं ठोकी। यह सच्चाई। और मैं मोदी जी की सभाओं का विश्लेषण कर रहा था, देख रहा था। आप यकीन मानिए कि जब अभी आखिरी महासमुंद की उनकी सभा हो रही थी, तो उसमें मोदी जी कह रहे थे जनता से, साफ साफ कह रहे थे कि अगर हम कुछ मांगेंगे तो दोगे। और जनता चुप थी, तो मोदी जी को कहना पड़ा
कि जब हम कुछ मांगते हैं तो आप लोग ठंडे पड़ जाते हो। दरअसल स्थिति ये आ गई है। एक बात, नई बात जो अभी सामने आई है, जोड़ना चाहता हूं। अभी 24 घंटे बाकी है मतदान शुरू होने में, और आज अखबारों में ओम माथुर का जो प्रभारी है छत्तीसगढ़ के, उनका इंटरव्यू छपा है। उसमें उन्होंने साफ तौर पे फ्रंट पेज पर छपे इंटरव्यू में कहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पे कोई एकदम से नया चेहरा हम सामने लाएंगे। मतलब यह तय कर दिया गया कि रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आप सोचिए, इस तरह के नॉन पॉलिटिकल बयान कैसे कोई प्रदेश का प्रभारी दे सकता है। तो जब मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के नेताओं की अनदेखी करके बाहर के नेताओं के दम पर जो इमारत खड़ी की, मोदी जी के नेतृत्व में उनकी बुद्धि से और अमित शाह की बुद्धि से, उसका दरकना वो दिख रहा है, वो सामने नजर आ रहा है। मीडिया में क्या चल रहा है, टीवी पे क्या चल रहा है। पहली बार तो हम ये देखें कि 9 सालों में पहली बार हो रहा है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में टीवी और अखबार पूरी तरह से खारिज हो चुके हैं। ये यूट्यूबर्स का चुनाव है, टीवी अखबार कोई नहीं पढ़ रहा। टीवी अखबारों पे अलग किस्म की राजनीति चल रही है। पब्लिक को, छत्तीसगढ़ की जनता को सिर्फ कर्ज माफी, किसान जो उनको धान का दाम मिल रहा है, अच्छे विद्यालय, यही 3 मुद्दे हैं। भाजपा अगर अपने आप को साबित करती है तो पब्लिक भाजपा को वोट देगी, कांग्रेस साबित करती है तो कांग्रेस को वोट देगी। और मोदी जी को जिस तरह से उन्होंने तमाम विधानसभाओं में उतर करके प्रचार प्रसार किया, और जिस तरह से वोट की गुजारिश कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये मेरा आखिरी वो है, तो दरअसल एक बात तो साफ समझ में आती है कि भाजपा को पूरी तरह से भाजपा भयभीत है। दूसरी बात ये समझ में आती है कि तेलंगाना की तुलना में, मध्य प्रदेश की तुलना में उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर जैसे कंसंट्रेट किया है, क्योंकि सीटें कम है, 90 विधानसभा सीटों का राज्य है, उनको लगता है कि यहां पर बेड़ा पार हो जाएगा और यहां पर शायद हम स्थिति बदलने में कामयाब रहेंगे। लेकिन कांग्रेस ने कुछ काम बड़े चतुराई भरे करे, जैसे कि उनकी घोषणाएं बाद में आई जब, और तमाम घोषणाओं में भले वो किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, सिलेंडर का दाम हो, कर्ज माफी कर नहीं सकते। मोदी जी की नीति रही है पूरे देश में करना पड़ जाएगा। कांग्रेस ने कम से कम घोषणाओं के मुद्दे में आगे निकल गए बीजेपी से, और वो सत्ता में भी है। पिछली बार भी कर्ज माफी किया था, पिछली बार भी धान का दुर्दाम कहा था, दिया था। तो निसंदेह आप एक सामान्य सोच से समझ सकते हैं जनता क्या सोचेगी। भाई, एक सरकार जो आपकी कर्ज माफी भी कर रही है, आपको पैसा भी दे रही है, आपको अच्छे विद्यालय भी दे रही है, और वो सत्ता में भी है, तो आप उसकी जगह कम पैसा देने वाली, कर्ज माफी न करने वाली सरकार ले आएंगे तो बेवकूफ कहलाएंगे ना, तो वो नहीं चलेगा। यह चुनाव छत्तीसगढ़ की जनता की विद्वता, समझदारी के पर भी मतदान है, और मुझे खुशी होते हुए कि छत्तीसगढ़ की जनता जिस तरह से मतदान करेगी वो अपने आप में बहुत शानदार है। तो देखते हैं कल दूसरे चरण की में क्या होता है, किस तरह की रणनीति प्रभावित करती है जनता को। एक अपील हमारी तरफ से जरूर रहेगी कि आप सुबह उठें और जलपान थोड़ा बाद में कर लें, पहले मतदान कर लें। TV6 न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आप सबों को अनुरोध है, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसका ध्यान रखेंगे। दिवाकर मुक्तिबोध जी, साथ साथ हमारे फायर ब्रांड पत्रकार आवेश तिवारी जी, आप दोनों को बहुत धन्यवाद। इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।